आंचल आनंद। नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह के घर पर इनकम टैक्स की रेड ना पड़ती तो यूपी में सत्ता और सिस्टम की सांठगांठ के कई हैरत अंगेज किस्सों पर से पर्दा ही नहीं उठता। अपनी गाड़ी में 10 करोड़ कैश रखने वाले यादव सिंह की करीब 1000 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा इनकम टैक्स विभाग कर चुका है। यादव सिंह के हवाला नेटवर्क की छानबीन के लिए ईडी को भी जांच में शामिल किया गया है, लेकिन यूपी सरकार ने अब तक यादव सिंह के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की है और ना ही कोई जांच टीम गठित हुई है जो ये बता सके कि आखिरकार बिना डिग्री के इंजीनियर बने यादव सिंह पर पिछले 29 साल में किसी भी सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ी। ये सवाल अब बीच बहस में है कि आखिरकार नोएडा अथॉरिटी में 1000 करोड़ का बेईमान इंजीनियर किसने पैदा किया। नोएडा अथॉरिटी के अरबपति इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह अंडरग्राउंड है और बाहर आ रही है उनके कारनामों की हैरतअंगेज कहानियां। सूत्रों का कहना है कि यादव सिंह ने अपने सियासी आकाओं की मदद से तरक्की की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ी कि हर कोई भौचक्का रह गया। फिर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि यादव सिंह पर माया सरकार मेहरबान थी और अखिलेश सरकार बेहद मुलायम। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह को बिना डिग्री के ही इंजीनियर बना दिया गया। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक यादव सिंह ने 1980 में नोएडा अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू की। 1985 में उन्हें असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर पद पर प्रमोशन दिया गया, जबकि इसके लिए जूनियर इंजीनियर के तौर पर 15 साल का तजुर्बा होना जरूरी था। यादव सिंह को 1995 में प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया गया, जबकि तब तक यादव सिंह के पास इंजीनियर की डिग्री भी नहीं थी। यही नहीं, यादव सिंह को प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाने में 20 लोगों की वरिष्ठता को भी नजरअंदाज कर दिया गया। 2002 में यादव सिंह को फिर प्रमोशन मिला। वो नोएडा अथॉरिटी के चीफ मेंटेनेंस इंजीनियर बनाए गए और फिर 2011 में बन गए अथॉरिटी के इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियरिंग चीफ बनते ही यादव सिंह ने नोएडा अथॉरिटी को दोनों हाथों से लूटना शुरू किया। यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले यादव सिंह ने सिर्फ 8 दिन में 964 करोड़ का भुगतान बिना प्रोजेक्ट बने ही कर दिया। यूपी में तब मायावती की सरकार थी। बाद में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो 964 करोड़ के घोटाले में यादव सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और यादव सिंह फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए यादव सिंह ने नेपाल में पनाह ले ली थी। इस बीच उन्होंने अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल किया, जमकर दौलत बहाई और 2013 में न सिर्फ उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच बंद हुई, बल्कि यादव सिंह दोबारा नोएडा अथॉरिटी में ही बहाल हो गए। अखिलेश सरकार इस साल नवंबर में ही यादव सिंह पर थोड़ा और मेहरबान हुई और उन्हें नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के इंजीनियरिंग चीफ का कार्यभार भी सौंप दिया गया। लेकिन बमुश्किल 15 दिन बाद ही इनकम टैक्स का छापा पड़ा और यादव सिंह का काला चिट्ठा बाहर आने लगा। सूत्रों का कहना है कि यादव सिंह ने अपना सारा काला कारोबार अपनी पत्नी के नाम कर रखा था। पकड़े जाने पर उनका कुछ न बिगड़े, इसके लिए उन्होंने कागजों में 2012 में ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी तलाकशुदा पत्नी उनके साथ ही रहती है। अपनी गाड़ी में ही 12 करोड़ कैश लेकर घूमने वाले यादव सिंह की काली कमाई का साम्राज्य कितना बड़ा है और इसमें कितने हिस्सेदार हैं, इसका पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने अब जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को भी शामिल कर लिया है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग यादव सिंह के बैंक लॉकर्स खंगाल रहा है और शुरुआती जांच से ही ये इशारा मिलने लगा है कि यादव सिंह ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों में भी खपाया और छिपाया है। फिलहाल यादव सिंह के खिलाफ यूपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूपी की सत्ता में बैठे वो कौन लोग थे जिन्होंने यादव सिंह को सरकारी खजाना लूटने की खुली छूट दे रखी थी।
क्यों पिछले 20 साल में किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बिना योग्यता के यादव सिंह को तरक्की पर तरक्की क्यों दी गई? ललित मोहन, नोएडा, इंडिया न्यूज। बहुत पुराना शेर है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अगर इतने लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं तो कहीं ना कहीं सांठगांठ की बार बार बू आती है, क्योंकि बिना माई बाप के, बिना गॉडफादर के, बिना राजनीतिक संरक्षण के यादव सिंह नहीं बनते हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, सबसे पहला आपसे सवाल, बिना माई बाप के यादव सिंह नहीं बनते हैं। यादव सिंह का माई बाप कौन है, आपको कौन लगता है? आंचल जी, आप जो बात कह रही हैं मैं उससे सहमत हूं, और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो 1995 में उनका प्रमोशन हुआ प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पे, वो मायावती सरकार में हुआ। जो 2011 में वो इंजीनियर इन चीफ बने तो मायावती सरकार में हुआ। और ये जग जाहिर है, कीरत सोमैया जी ने भी इस पे जो है सारे जो पेपर्स थे दिए थे कि उनकी पार्टनरशिप जो बसपा सुप्रीमो है उनके भाई के साथ थी और सारे प्रोजेक्ट में वो रुपया ले रहे थे। ठीक है, आपने ये बोला कि मायावती, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हमने एक 2011 में बात पूरी कर लूंगा। चल, ठीक है गौरव। एक महीने के अंदर 2012 में जब हमारी सरकार आई, अप्रैल में उन्हें सस्पेंड किया गया और सीबीसीआईडी को जांच सौंप दी गई। उसके बाद वो फरार हो गए और रेड अलर्ट नोटिस जो हुआ वो भी यूपी सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार ने ही किया और 1.5 साल वो सस्पेंडेड रहे। जब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई कि कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ, तब दिसंबर 2013 में उनको रीइंस्टेट किया गया है। हाँ। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक सांठगांठ की बात है, ये सब जानते हैं कि बसपा की सरकार में उनको शरण मिलता है, समाजवादी पार्टी ठीक है, ने उनके खिलाफ की सरकार शरण देती है, लेकिन आपकी सरकार प्रमोशन देती है। पहले नोएडा अथॉरिटी का चीफ बनाती है, फिर ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का भी उनको हेड बना देती है। और आप ये बताएं हमें कि सीबीसीआईडी ने क्या पूरी तरह से क्लीन चिट दी थी, और ये तो पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत। मैं आपको इसका जवाब दे दूं जी। नहीं, असली तथ्य यह है कि वो हमारी ही सरकार में 1.25 साल सस्पेंडेड रहे और 15 दिन पहले जब इंजीनियर इन चीफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रिटायर हुए तो ये कार्यभार, मैं यही कहूंगा त्रुटिवश जो है, जो भी अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे उन्होंने इनको दिया, जो खुद में गलत है। लेकिन ये 15 दिन पहले ही हुआ था, इसमें सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। आपका कहने का मतलब है सरकार की कोई गलती नहीं है। मुझे बाकी पैनलिस्ट को लाना है गौरव, लेकिन एक लाइन में, गौरव प्लीज एक लाइन में हमें ये बता दें कि जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उस इंजीनियर की गाड़ी से आपको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। 1000 करोड़ का मामला खुद इनकम टैक्स विभाग कह रहा है, जांच हो रही है। जो प्रोजेक्ट्स जब यादव सिंह थे, चाहे वो 2011 से बात हो या फिर अभी की बात हो, बाकायदा अपनी सैंक्शन से ज्यादा वो प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस देते गए, भ्रष्टाचार के मामले करते गए। आपकी सरकार ने अब क्या कर लिया? क्या वो प्रोजेक्ट का रिव्यू हो रहा है? क्या आपने अपना एक भी कदम उठाया अखिलेश सरकार ने अभी? जी आंचल जी, मैं आपको 3 कदम बताता हूं जो उठाए गए हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा है और सारे डिटेल दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है उस पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता है, एक बार डिटेल्स आ जाए। दूसरी, ई टेंडरिंग प्रोसेस 2 करोड़ से कम करके 10 लाख कर दी गई है, जिससे कि कोई भी घपला कॉन्ट्रैक्ट देने में ना हो नोएडा अथॉरिटी द्वारा और बाकी अथॉरिटीज द्वारा। ये तो और तीसरा, जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शन है जो लिप्त पाए गए हैं यादव सिंह द्वारा जो भी ऐसे अप्रूवल्स दिए गए हैं, उसका दोबारा से जो है हम लोग रिव्यू करवा रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी उसको रिव्यू कर रही है। राजीव, क्या ये काफी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको बता दी है। देखिए, गौरव भाटिया जी की मजबूरी है कि उनको सरकार को और यादव सिंह को डिफेंड करना पड़ेगा।
यादव सिंह जैसे लोग बाग या इस तरह के अधिकारी यादव सिंह जी को मैं राजीव जी डिफेंड नहीं कर रहा हूं। देखिए गौरव जी, मैंने बहुत पेशेंटली आपको सुना, आप मेरी बात सुन लीजिए। राजनीतिक संक्रमण से इस तरह के लोग बाग पैदा होते हैं और समाज के लिए सबसे ज्यादा अगर दुखदाई और कष्ट वाली चीज है तो शासन और प्रशासन का घालमेल है। जब राजनेताओं का और ब्यूरोक्रेट्स का घालमेल होता है तो पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा समाज उसको भोगने का काम करता है। वैसे सबसे पहले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन यादव सिंह को कांग्रेस मैं कंप्लीट कर दूं। कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या देखा यादव सिंह में, जिस व्यक्ति को उन्होंने सस्पेंड किया कि उसको रीइंस्टेट किया और उन्हीं जगह रीइंस्टेट किया जहां से वो सस्पेंड हुए थे, जहां पे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो ये समाजवादी पार्टी जांच करे। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को एक पहल करनी चाहिए, एक न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए जिसमें कि इस तरह के अधिकारियों की संपत्तियों का खुलासा हो और इस तरह के अधिकारियों के विरुद्ध जांच बैठ सके और उस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। हम सीबीसीआईडी क्यों आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिले? आपके रिजीम में भी मिले थे ना? सीबीसीआईडी 1985 में वो नौकरी में नहीं थे। आंचल जी 1989 में हमारी सरकार बाकायदा 1980 के दौरान सबसे पहली जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई वो कांग्रेस रिजीम में मिली। बिल्कुल दी गई होगी। उसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है कि 85 से 89 के बीच में जो कांग्रेस सरकार थे उसमें किस वजह से उनको दी थी। लेकिन ये जो नोएडा अथॉरिटी का गठन हुआ है उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं और नोएडा अथॉरिटी में और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो घालमेल है उसकी निश्चित रूप से न्यायिक आयोग से सरकार अगर जांच कराएगी तो उसमें और बहुत सारे घोटाले निकलेंगे। तो गौरव भाटिया जी को निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करानी चाहिए। और मेरी मांग है आपसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और उस न्यायिक आयोग से जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, बहुत सारे आईएएस अधिकारियों की एक लॉबी है जिसमें कि हर साल एक निकाला जाता है कि भ्रष्ट सबसे भ्रष्टतम अधिकारी है, तो उसके बारे में जांच होनी चाहिए। गौरव, मैं अनिल जी आपके पास आऊंगी क्योंकि गौरव को जल्दी जाना है। एक सवाल गौरव आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि या तो दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, या तो साठगांठ और कनाइवेंस होती है जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंस होती है राजनेताओं की या फिर आपके मुख्यमंत्री की, आपकी सरकार की, जो इस तरह के शख्स को पहले जांच खुद ही आप लोगों ने बिठाई, फिर ऐसे कौन से हुरख्वाब के पर लगे हुए थे जोड़ लीजिए इसमें मेरा एक प्रश्न है गौरव जी से। नहीं गौरव जी, एक प्रश्न है इसी में जोड़ लीजिए। गौरव जी, एक बात और है, आपने कहा कि नोएडा के सीईओ ने, अथॉरिटी के चेयरमैन ने उनको रीस्टेट किया, तो क्या अथॉरिटी के चेयरमैन पे कहीं ना कहीं आप कोई एक्शन लेंगे? गौरव, मैं आपके पास जवाब के लिए आती हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जैसा कि सवाल हमने पहले गौरव से भी किया था, उनको जल्दी जाना था, वो जा चुके हैं। हमें ये बताएं आप कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना माई बाप के यादव सिंह जैसे लोग ना तो पैदा होते हैं ना पनपते हैं। हमने जब देखा पिछले 30 साल का टेन्योर यादव सिंह का, चाहे बीजेपी की सरकार रही, चाहे बीएसपी की सरकार रही, चाहे एसपी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, हर वक्त यादव सिंह की आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस होती चली गई। बहुत सी चीजों को नजरअंदाज किया गया, जांच कभी बैठी नहीं, और यही वजह है कि उनका जो ग्राफ है भ्रष्टाचार का बढ़ता चला गया। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? निश्चित तौर पर राजनीतिक संरक्षण दाता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं तो एक प्रश्न समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने इसको सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति की थी और सीबीसीआईडी जांच यादव सिंह के विरुद्ध हुई, तब सीबीसीआईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और सरकार ने, गृह विभाग ने उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब सीबीसीआईडी की माने तो उस दिन तक यादव सिंह पाक साहब थे, भ्रष्टाचारी नहीं थे। तब ये जो अकूत संपत्ति मिली है वो इस कार्यकाल की जमा की हुई है। तो अब प्रश्न ये है कि सीबीसीआईडी ने किसके दबाव में क्लोजर रिपोर्ट लगाई? गृह विभाग ने क्लोजर रिपोर्ट को किसके कहने पर स्वीकार किया? अब या तो सीबीसीआईडी गलत
या नहीं तो सीबीसीआई ये वर्तमान में मिला हुआ पैसा इस सरकार के कार्यकाल में अर्जित किया गया है। ये बात कहने को मजबूर मुझे होना पड़ रहा है। इस सरकार के ही कार्यकाल में ये सब कुछ पैसे, अकूत संपत्ति जमा हुई है। अनिल बंसल जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो हमाम में सभी एक जैसे। देखिए आंचल जी, जो मुख्य बात है, एक तो जो आपने कहा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, यादव सिंह जी दलित समुदाय से आते हैं और दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था रही है, तो उसका निश्चित रूप से बाकी दलितों को लाभ मिल पाया या हो, अरे लेकिन जिस आदमी के पास इंजीनियर की डिग्री ना हो, उसको कैसे आप इंजीनियर बना दीजिएगा? नहीं, डिप्लोमा होल्डर थे, वो जेई भर्ती हुए थे, तो डिप्लोमा होल्डर को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर आप असिस्टेंट इंजीनियर बनाएंगे। वो मुद्दा प्रमोशन नहीं है आंचल जी। मुद्दा ये है कि जब जो उत्तर प्रदेश की सपा सरकार है, संजीव शरण और राकेश बहादुर यहाँ अधिकारी थे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जब सरकार को लताड़ा, जब अदालत ने नियुक्ति तक के आदेश दिए इनको हटाने के, तब उनको सरकार ने हटाया। तो ये जो नियुक्ति का जो तरीका है उत्तर प्रदेश में, ये अफसरों की योग्यता, ईमानदारी और मेरिट है ही नहीं। और इसकी बहुत सारी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। एक यादव सिंह की बात क्या करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के नियुक्ति सचिव हैं, प्रमुख सचिव नियुक्ति हैं, मिस्टर राजीव कुमार, वो नोएडा जमीन घोटाले में नीरा यादव के साथ उनको सजा हो चुकी है सीबीआई कोर्ट से, और उसके बाद वो हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। उनको पहले हटा दिया गया प्रमुख सचिव नियुक्ति से, दोबारा इस सरकार ने उनको लगा दिया। तो ये जो सरकार का आलम है, ये सरकार कोई योग्यता के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर आप तरक्की देते हैं, कहीं जाति के आधार पर नियुक्ति देते हैं, कोई आपका मापदंड फिक्स नहीं है। मैं गुजरात में गया, वहां पता लगा कि 3 साल से पहले कलेक्टर को तबादला ही नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप एक निश्चित टेन्योर करिए, एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाइए, जो बोर्ड अफसरों की तैनाती नियुक्ति करेगा, 3 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 4 साल। यहाँ कोई मापदंड ही नहीं है। अगर नोएडा अथॉरिटी में अब सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने चेयरमैन नोएडा को बोल दिया है कि जैसे ही इनकम टैक्स से कोई सूचना आए वैसे ही कार्रवाई करें, तो क्या मुख्यमंत्री लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी इंतजार हो रहा है। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बात समाप्त करता हूँ। कल अखिलेश यादव जी को मीडिया ने इंटरव्यू किया, वो हंसते हुए कह रहे थे कि मिठाई खाइए, स्वाद क्यों खराब कर रहे हैं। तो ये जब मुख्यमंत्री जी इतने अगंभीर हैं इतने बड़े मुद्दे पर, तो यही आलम होगा। अच्छा जी, मैं आप हमारे साथ बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। माफ कीजिएगा राजीव जी, हमारे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। हम इतना कहना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल यह है कि अभी इतनी अखूत संपत्ति का पता लगने के बावजूद अखिलेश सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकम टैक्स विभाग फाइल आगे भेजेगा, फिर वो कदम उठाएंगे। हम बीच में आज इतना ही, लेकिन आगे बढ़